अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा चैप्टर नंबर 22 जो कि है रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, जो हम 21 लेक्चर में पढ़ के आए हैं। ये वही पॉइंट्स हैं, ये हमने सारा पढ़ लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रॉजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, एक्सपीरियंस ऑफ थ्रेट एंड द प्रोसेस ऑफ डिफेंस। इन रॉजर्स थ्योरी थ्रेट जो है एग्जिस्ट होता है जब एक पर्सन जो है इनकॉन्ग्रुइटी रिकॉग्नाइज करता है बिटवीन हिज और हर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड द एक्चुअल एक्सपीरियंस इज इनकॉन्ग्रुएंट विद द सेल्फ कॉन्सेप्ट आर परसीव्ड एज थ्रेटनिंग। मतलब कि अगर आपको कोई इनकम्पैटिबिलिटी, इनकॉन्ग्रुएंट या इनकॉन्ग्रुइटी मीन्स इनकम्पैटिबल या कोई ऐसी चीज़ जो कि इनकम्पैटिबल है, ऐसा एक्सपीरियंस हमारा सेल्फ कंसेप्ट के साथ जो कि थ्रेट हमें थ्रेटन करती हैं, ठीक है। दे आर केप्ट फ्रॉम एंटरिंग अवेयरनेस बिकॉज द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज़ नो लॉन्गर अ यूनिफाइड होल। An individual views himself as an honest person and he behaves dishonestly, he is in a state of threat. अब ये है कि एक इंडिविजुअल है जो एक साइड पे, एक पॉइंट पे अपने आप को एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन मानता है, ठीक है, दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, सच बोलता है, सिंसियर है, और दूसरी तरफ ही बिहेव्स डिसऑनेस्टली। तो क्या है, ये स्टेट ऑफ थ्रेट है कि एक पॉइंट पे एक इंडिविजुअल बहुत ऑनेस्ट बोल रहा है अपने आप को, ठीक है, और दूसरी साइड पे वो डिसऑनेस्टी शो कर रहा है। तो ये जो है थ्रेट है। व्हाट इज़ इट कि थ्रेट एग्जिस्ट जब एक पर्सन रिकॉग्नाइज करता है एंड इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन हिज और हर सेल्फ, कि मतलब एक पॉइंट पे तो वो कह रहा है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, बट अनदर दूसरी साइड पे वो डिसऑनेस्टी दिखा रहा है। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ थ्रेट है। फिर अब उन्होंने बात की कि एंजाइटी जो है एक इमोशनल रिस्पॉन्स है थ्रेट को लेके टू थ्रेट, जो कि सिग्नल करता है दैट द ऑर्गेनाइज सेल्फ स्ट्रक्चर इज़ इन डेंजर ऑफ बिकमिंग डिसऑर्गेनाइज। मतलब कि अगर इस तरह का एक्सपीरियंस होगा, थ्रेट हमें फील होगी, तो क्या इमर्ज होगी, एंजाइटी, ठीक है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स इमर्ज होगा। उसके बाद है इफ़ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन इट एंड द threatening experiences reaches awareness. The anxiety-ridden individual is one who dimly perceives that the recognition or symbolization of certain experiences would force a drastic change in his or मतलब कि अगर एक साइड पे जो है, अभी एग्जांपल हमने पढ़ी कि एक साइड पे मैं बहुत ये आपको शो कर रही हूँ कि आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड अनदर साइड पे आई एम वेरी डिसऑनेस्ट, तो ये चीज़, ये एक्सपीरियंस जो है मेरी पर्सनैलिटी में एक बहुत चेंज लेकर आएगा, एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा मेरी सेल्फ इमेज में, ठीक है। नाउ रॉजर 1959 defines the process of defense as the behavioral response of the organism to threat. अब डिफेंस क्या है, एक ऐसा behavioral response है थ्रेट के अगेंस्ट, ठीक है। The goal of defense is the maintenance of the self structure. This goal is achieved by the perceptual distortion of the experiences in awareness in such a way to reduce incongruity between the experience and the self. अब यहाँ पे उन्होंने बात की कि हम डिफेंस जो है वो यूज़ करते हैं जब हम ये देखते हैं कि इनकॉन्ग्रुइटी हमें नज़र आ रही है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, सही है, या फिर हम डिनाइल ऑफ एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसको डिनाई कर दूँगी कि मैंने ये नहीं किया। तो व्हाट इज़ इट, ये डिनाइल ऑफ एनी एक्सपीरियंस, कि आप उस थ्रेट को डिनाई कर दो, ठीक है। नाउ द डिफेंस मैकेनिज़्म, अब यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। द ग्रेड F ऑन एन एग्जामिनेशन, द स्टूडेंट कैन मेंटेन हर सेल्फ कॉन्सेप्ट इंटैक्ट बाय सेइंग द प्रोफेसर हैज़ अनफेयर ग्रेडिंग प्रैक्टिसेस। अब ये है कि मैंने अपने एग्ज़ाम में पढ़ा नहीं, ठीक है, और मेरा ग्रेड आ गया, तो मैं दूसरों को क्या कहूँगी कि प्रोफेसर ने एक अनफेयर ग्रेडिंग प्रैक्टिस की है, ठीक है, मतलब उसने सही तरह हमारे पेपर्स चेक नहीं किए, हमारे गंदे ग्रेड्स दिए, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँगी कि मेरा बैड लक था कि मुझे नहीं मिले मार्क्स या मैं फ़ेल हो गई। तो रॉजर ने ओकेजनली रेफ़र किया था कि ये सेलेक्टिव परसेप्शन या डिस्टॉर्शन जो है वो रैशनलाइजेशन है। मतलब कि या तो मैं डिनाई कर दूँगी कि भाई ये मैंने नहीं किया, ठीक है, उस चीज़ में मैं अपने आप को डिफेंस कर रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं फ़ेल हो गई हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि ये प्रोफेसर की गलती है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि ये रॉजर ने कहा था कि ये इसको रैशनलाइजेशन का नाम भी दिया था,
ठीक है, दैट ओकेजनली रेफर्स टू सच परसेप्शन या डिस्टॉर्शन जिसमें डिनायल और रिफ्यूज़ करी हूँ दैट मैंने नहीं किया, जबकि मैंने पढ़ा नहीं था तो मैं फेल होगी, लेकिन मैंने प्रोफेसर को डाल दिया, तो ये रैशनलाइजेशन में आ जाती है। रॉजर्स व्यू ऑफ द गुड लाइफ। अब यहाँ पे फिर बात हो रही है फुली फंक्शनिंग पर्सन की। ये शायद हमने पहले भी पढ़ी थी कि फुली फंक्शनिंग जो एक ऐसा टर्म है जो रॉजर ने यूज़ किया था डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स हु आर यूजिंग द, जो अपनी कैपेसिटीज़, टैलेंट्स, पोटेंशियल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, टूवर्ड कंप्लीट नॉलेज ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप को पहचान रहे हैं, ठीक है, अपनी पोटेंशियल्स, अपने टैलेंट्स रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड देयर फुल रेंज ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये क्या होता है, ये एक फुली फंक्शनिंग कहलाता है। अब रॉजर ने 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फुली फंक्शनिंग लोगों की डिफ़ाइन की हैं। अब वो उस पर चलते हैं। Now the first one is openness to experience. To be open to experience is the polar opposite of defensiveness. Individuals who are completely open to experience are able to listen to themselves, to experience what is going on with themselves, ठीक है, without threat. अब individuals जो हैं वो उस एक्सपीरियंस को लेके बहुत ओपन है, ठीक है, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या है, ठीक है, उनमें क्या एबिलिटीज़ हैं, वो अपनी फीलिंग्स क्या हैं, कि उनके साथ क्या चल रहा है। दे आर एक्यूटली अवेयर ऑफ देयर ओन फीलिंग्स, उन्हें अपनी फीलिंग्स का पता है, ठीक है, दे और उसको और अपनी फीलिंग्स और इन सब चीज़ों को वो सप्रेस नहीं करते, मतलब कि दबा नहीं देते, ठीक है, वो ओपन रखते हैं कि येस आई एम फीलिंग दिस वे, ऐसा है, मतलब एक ऑनेस्ट पर्सन भी बन गए हैं और ओपननेस है टू एक्सपीरियंस, ठीक है। दे ऑफन एक्ट अपॉन देम, उस पर एक्ट भी करते हैं, और इवन इफ़ दे डोंट एक्ट अपॉन देम दे आर एबल टू एडमिट, कि वो एडमिट करते हैं कि हाँ ये ऐसा हूँ मैं, ना कि हाइड करते हैं बट दे एडमिट। तो व्हाट इट इज़ ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दैट दे एडमिट, वो अपनी अवेयरनेस में लाते हैं कि येस आई एम दिस टाइप ऑफ अ पर्सन। Now the second characteristic is of the optimally functioning listed by Roger involves what he existential living. अब second point है existential living. This is the global quality of living fully in each and every moment of one's existence. मतलब कि आप अपनी लाइफ में fully अपने हर मोमेंट को इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, हर मोमेंट को अच्छे तरीके से आप क्या कहेंगे कि आप अच्छे तरीके से मतलब उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऑफ वन एग्जिस्टेंस। सो बाय डूइंग सो आपने ईच मोमेंट ऑफ वंस लाइफ इज़ परसीव्ड एज अ न्यू डिफरेंट फ्रॉम ऑफ एग्जिस्टेड बिफोर, मतलब कि हर मोमेंट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप हर मोमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो, उसमें अपनी हर चीज़ पूरी कर रहे हो, मतलब हर एक मोमेंट को हम रह रहे हैं ना उसमें, वी आर लिविंग इन इट, ठीक है, लिविंग फुली एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। Roger describes it, what a person is or will be in the next moment grows out of that moment. अब इस मोमेंट में मैं जो हूँ वो अनदर दूसरे सेकंड में मैं नहीं होंगी, सही है, तो हम उस मोमेंट में लिव कर रहे हैं और नेक्स्ट मोमेंट में हम चेंज हो रहे हैं, वो मोमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले मोमेंट में हम क्या होगा, हमारे साथ कुछ होगा या हम किस तरह बिहेव करेंगे, तो दिस इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल बाय द पर्सन या फिर बाय अदर्स। Now the third point is organismic trusting. This dimension of the good life is best illustrated in the context of decision making, especially in choosing the course of action to take in any situation. Many people rely upon the code of social norms laid down by some group. अब ऑर्गेनिज्मिक ट्रस्ट में मतलब जो हमारी लाइफ का हर एक एक्शन है वो दूसरे हर सिचुएशन में वो हर जो दूसरा इंडिविजुअल है या फिर हमारी सोसाइटी में लोग हैं वो जज करेंगे, जज होगा या तो ग्रुप जज करेंगे या इट विल बी जज बाय द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑर्गेनिज्मिक ट्रस्टिंग। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ एक्सपेरिमेंटल फ्रीडम. This facet of the good life involves the sense that one is free to live one's life in any way one chooses. मतलब कि आप फ्री हो कुछ किसी भी तरह रहने के लिए अपनी लाइफ में, ये एक एक्सपेरिमेंटल फ्रीडम होता है, आपको फ्रीडम है, आपने किसी भी तरह रहना है, ठीक है, जो मर्ज़ी करना है, यू आर फ्री. इट इज़ सब्जेक्टिव फ्रीडम, ठीक है, अ फीलिंग दैट ऑफ वंस ओन वॉल्यूशन वन इज़ एबल टू प्ले अ रिस्पॉन्सिबल पार्ट इन शेपिंग one's world. At the same time, Roger does not deny that a person's behavior is heavily
हेविली इन्फ्लुएंस बाय हिज और हर, मतलब कि ये भी नहीं है कि उसका जो बिहेवियर है वो बायोलॉजिकल मेकअप या सोशल फोर्सेज या पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड है, बट इन फैक्ट डिटर्मिन द चॉइसेस दैट आर मेड। ठीक है, जो चॉइसेस आप चाहते हो चूज़ करना, यू आर फ्री, दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल फ्रीडम। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ क्रिएटिविटी। ठीक है, फॉर रॉजर द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन द गुड लाइफ वुड बी द टाइप ऑफ होम क्रिएटिव प्रोडक्ट्स आइडियाज़ प्रोजेक्ट्स और क्रिएटिव लिविंग वुड इमर्ज। क्रिएटिविटी से मुराद के इंडिविजुअल जो है क्रिएटिव तरीके से रहता है। ठीक है, आइडियाज़ प्रोजेक्ट्स एक्शंस क्रिएटिव होते हैं उसके लिए और क्रिएटिविटी इमर्ज होती है। अच्छा, अब है रॉजर्स व्यू ऑफ साइंस एंड रिसर्च। रॉजर इज़ स्ट्रांगली कमिटेड टू phenomenology as a basis for developing a science of person and as a method of examining the empirical validity of theoretical concepts. अब इट विल बी रिकॉल्ड दैट phenomenological, अब हमने बात की थी phenomenological की, जो रेफ़र करता है टू अ डिसिप्लिन एफर्ट। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ अ पर्सन्स, अपने एक्सपीरियंसेस के आप किस तरह बिहेव करते हो, हाउ पीपल कम टू नो अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड, अपने आप को कितना समझ रहे हो और किस तरह वर्ल्ड को इंटरप्रेट कर रहे हो, किस तरह वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, मेजरिंग द सेल्फ कंसेप्ट द क्यू सॉर्ट। William Stephen, a colleague of Roger at the University of Chicago, developed the methodology of Q टेक्निक जो थी वो किसने डेवलप की थी? रॉजर के कोलीग ने, विलियम स्टेफनसन। और क्यों डेवलप हुई थी? ये इंडिविजुअल के सेल्फ कंसेप्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेवलप हुई थी। नाउ व्हाट इज़ क्यू सॉर्ट? क्यू सॉर्ट जो एक ऐसा मेथड है जिसमें सिस्टमेटिकली आप अपने बारे में अपने व्यूज़ अपने लिए और जिनके साथ आप रिलेशन में हो, वंस रिलेशनशिप, जिनके साथ अगर आप किसी और के साथ रिलेशंस में हो, ठीक है, इन रिलेशनशिप बताता है दूसरों का और अपना व्यू पॉइंट अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, वंस व्यू अबाउट वन सेल्फ एंड वंस रिलेशनशिप, हमारा रिलेशनशिप दूसरे के साथ कैसा है। द सब्जेक्ट इज़ गिवन अ डेक ऑफ कार्ड्स, फिर उनको कुछ कार्ड दिए जाते हैं जिस पे एक स्टेटमेंट जो होती है वो प्रिंट की गई होती है। ठीक है, किसी भी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक को लेके, और उसमें स्टेटमेंट जो हैं वो इस तरह की होती हैं जैसे कि उस पर लिखा हो सकता है आई एम एन एग्रेसिव पर्सन। ठीक है, आई लाइक टू बी विद अदर पीपल, या फिर आई एम इमोशनली मैच्योर। ये सारी स्टेटमेंट्स होती हैं जो उन कार्ड्स पे लिखी होती हैं। तो सब्जेक्ट को ये टास्क दिया जाता है कि उसने एक जो कार्ड्स जो हैं उसको सीरीज़ में सॉर्ट करना है। ठीक है, 7 कैटेगरीज़ में उसको करना है, कैटेगराइज करना है। ठीक है, each corresponding to a point along a continuum ranging from those attributes which are most like to those which are least like him or her। फिर चीफ फीचर जो है इस मेथड का वो ये है कि सब्जेक्ट जो है सॉर्ट करे कार्ड्स को अकॉर्डिंग टू सम प्री अरेंज अप फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन। रिसर्च ओरिएंटेड रॉजरियन जनरली हैव देयर सब्जेक्ट्स क्यू सॉर्ट द स्टेटमेंट टॉइस। ठीक है, 2 दफ़ा उन्होंने क्या कहा है कि उसको स्टेटमेंट्स को सॉर्ट किया जाता है। एक जो है अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए, 1 फॉर सेल्फ डिस्क्रिप्शन और 1 फॉर आइडियल सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फॉर सेल्फ सॉर्ट सब्जेक्ट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू सॉर्ट द कार्ड डिस्क्राइब देमसेल्व्स एट द सी। अब जो सेल्फ सॉर्ट इसमें ये दिखाया जाता है उसमें आपने उस तरीके से उसको सॉर्ट करना है जिस तरह आप प्रेजेंट, मतलब अभी आप अपने आप को देख रहे हो। ठीक है, एंड द सेकंड सॉर्ट इज़ कॉल्ड आइडियल सॉर्ट। क्यू सॉर्ट डाटा जो एनालाइज होता है बहुत सारे तरीक़ों में, जैसे कि प्रोडक्ट मोमेंट, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट हो गया, जो कि बहुत कॉमनली यूज स्टैटिस्टिक है, जो कि इंडिकेट करता है ऐसी डिग्री जिसमें इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ रॉजरियन थेरेपी फ्रॉम टेक्निक्स टू रिलेशनशिप। यहाँ पर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में बात की गई है कि रॉजर एट दिस टाइम वाज एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लाइंट्स परसेप्शन। ठीक है, यहाँ पे उसने एम्फसाइज़ किया था क्लाइंट्स की परसेप्शंस को कि वो किस तरह देखता है। ठीक है, थेरेप्यूटिकली एंटरिंग द क्लाइंट्स वर्ल्ड ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और किस तरह फोकस करता है क्लाइंट की परसेप्शंस पे, अपने आप पे, हमारी लाइफ और अपनी प्रॉब्लम्स पे किस तरह उसको परसीव करता है, किस तरह उसको एक्सपीरियंस करता है। तो ये क्लाइंट सेंटर्ड के अंदर
आ जाती है। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी मेट बिफोर द क्लाइंट कैन बिगन टू रिजॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम्स। फिर रिलेशनशिप भी आ जाता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान, ठीक है, कि क्या पर्सनैलिटी चेंज ला रहे हैं। रॉजर एंड कंटिन्यूज टू डू सो अगेन। इट शुड बी stress that Rogers' changes in thinking in this regard present a progressive evolution to a more comprehensive and meaningful level. यहाँ पे उन्होंने बात की थी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की, ठीक है, जो कि ये थेरेपी सेशन थे जो कि रॉजर ने दिए थे और ये स्टार्ट करवाए थे स्टूडेंट्स और ट्रेनीज़ के लिए जो कि बेनिफिट ले सकें। उसके बाद है साइकोथेरेपी एंड गार्डनिंग। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उन्होंने बताया हुआ है रॉजर ने ड्रू किया था, ठीक है, उसने लिखा था, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका पहले पैराग्राफ में पर्सन सेंटर्ड थेरेपी रिफ्लेक्ट्स हिज इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर इन जनरल एंड द रोल ऑफ द थेरेपिस्ट इन पर्टिकुलर। अपॉन रिफ्लेक्शन वन इज टेम्प्टेड टू ड्रॉ एनालॉजी बिटवीन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी और गार्डनिंग के बारे में यहाँ बात की है कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड अगर है तो वो क्या चीज़ इंडिविजुअल पे क्या इफ़ेक्ट लेकर आता है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। अब रॉजर ने जो था एजुकेशन, उसने क्या कहा था कि एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो किस पे बेस करता है, फॉल्टी अजम्पशंस पे, कि मतलब गलत अजम्पशंस जो हैं रखे जाते हैं लर्नर के बारे में। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हु मस्ट बी गिवन ह्यूज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो ह्यूज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन पार्ट ऑफ द लर्नर। एक तो ये हु मस्ट बी गिवन ह्यूज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विदाउट एनी एक्टिव पार्टिसिपेशन, बगैर किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर। एंड टीचर जो एक फैसिलिटेटर है ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हु क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव टू लर्निंग, मतलब टीचर एक ऐसा फैसिलिटेटर है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिसमें जो है बच्चे जो हैं वो पढ़ सके, एक लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे अब उनकी समरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने कंप्लीट कर लिया है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आई है, और प्लीज़ कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।